अर्ज किया है कि बहुत कसूर किए हैं मैंने जिंदगी में, बहुत बहुत कसूर किए हैं मैंने जिंदगी में, पर सजा तब मिली जब बेगुनाह था। आहा, वापस से बोलता हूं थोड़ा सा ध्यान से, मतलब बहुत कसूर किए मैंने जिंदगी में मगर सजा तब मिली जब तो दोस्तों अक्सर यही होता है कि आप जब गुनाह करते हैं कई बार बच जाते हैं, कई बार बच जाते हैं, लेकिन कई बार जब आप बेगुनाह होते हैं तब आपको पुराने पापों की सजा मिलती है कि नहीं विशाल। और इसीलिए पढ़ाई अगर आप अभी तक शुरू नहीं कर पाए हैं तो आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पुराने पापों की सजा आपको बोर्ड एग्जाम में भी चैन से जीने ना दे। और इसीलिए लेट अस बिगिन। मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सैंपल पेपर सॉल्विंग सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की शुरुआत की है, जिसमें पिछली बार हमने एक सैंपल पेपर के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज उसको आगे बढ़ाते हुए दूसरा सैंपल पेपर और कुछ और नए 3 क्वेश्चंस। वंस अगेन वही बात जो मैंने पिछले लेक्चर में भी कही थी, क्वेश्चन नंबर 6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। पूरे इकोनॉमिक्स पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो वो है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ये 16 मार्क्स कैरी करता है। 8 मार्क्स का एक, टोटल लिखने हैं 2। एग्जाम में आएंगे 3 में से कितने लिखने हैं? 2। एक कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। और टोटल 16 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और इसीलिए आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पास पेपर्स में से ही मिल जाएंगे, उतने भी अगर आप कर लेते हैं तो भी काम फिट, मामला हिट और एग्जाम सुपर हिट हो जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको लिमिट नहीं करना है, आपको लिखते रहना है। कितने पॉइंट लिखूं, इतने पॉइंट लिखूं, कैसा लिखूं, इतना लिखा तो चलेगा क्या, वो नहीं लिखा तो चलेगा क्या, ऐसा कुछ ये क्वेश्चन में सोचना ही नहीं है। जितना आता है सब कुछ पेपर में झोंक देना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। ये एटीट्यूड से ही क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना चाहिए। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 6 बहुत भर भर के लिखते समय पेपर इनकम्प्लीट रह जाता है, पेपर कंप्लीट नहीं होता है, टाइम खत्म हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट अपना बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले जैसे ही एग्जाम हॉल में घुसे, पेपर चालू हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे। 20 मिनट लगेंगे आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखने में। सारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 पहले अटेम्प्ट करेंगे। यही एक आइडियल टाइम मैनेजमेंट है जो इकोनॉमिक्स में आपको फॉलो करना ही है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसके बाद क्या लिखने का? क्वेश्चन नंबर 6 आप फ्रेश हैं, आप अच्छे से उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे और भर भर के लिख पाएंगे, नीट हैंडराइटिंग में लिख पाएंगे। और क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन है, एंड में घाई घाई हो जाती है, बहुत शॉर्ट में लिख देते हैं आप, तो वैसा नहीं होगा। आप स्टार्टिंग में इसे अटेम्प्ट कर लेंगे तो बड़ा जो क्वेश्चन है वही आपको ज्यादा मार्क्स देने वाला क्वेश्चन पहले हो जाएगा और कुछ छूटने का जो डर है वो नहीं रहेगा। 40 मिनट का टाइम मैनेजमेंट याद रखिए। 20 मिनट एक क्वेश्चन को, 20 मिनट दूसरे क्वेश्चन को, यानी पहले 1 घंटे में ही बोर्ड एग्जाम में आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन 1 और 6 कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं फीचर्स वाले, 4 मार्क वाले, वो आप आसानी से बचे हुए टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसी नोट पे शुरू करते हैं आज के 3 क्वेश्चन। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एक्सेप्शन। दूसरा, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विद एक्सेप्शन। और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विद इट्स फीचर। बहुत सारे टीचर गलतफहमी के शिकार ये बोलते हैं कि यार ये डीएमयू तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, चैप्टर का वेटेज ही कम है। मैं उन सबको बोलना चाहता हूं, बोर्ड एग्जाम तुम्हारे बाप का नहीं है। बोर्ड एग्जाम ये सबसे अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम होता है।
जो तुम सोच के जाओगे वही आएगा, ऐसा होगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, ये दिमाग में रखो। ये एक ऐसा प्रैक्टिस पेपर है, ये एक ऐसा पास पेपर है जिसके अंदर लॉ ऑफ डीएमयू आया है क्वेश्चन नंबर 6 में। और मैंने भी कई बार ये देखा है, ये समझा है, और कई पास पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो लॉ ऑफ डीएमयू अक्सर यहां पे दिखता नहीं है, वो 4 मार्क के लिए ही दिखता है, और उसकी औकात भी वही है क्योंकि उसका वेटेज ही चैप्टर का, यूटिलिटी चैप्टर का 7 मार्क का है, तो 8 मार्क के क्वेश्चन में कैसे आ गया। लेकिन ये अपन सवाल पूछने जा नहीं सकते ना, वहां उन्होंने डाला है तो अब आपको 8 मार्क मिलेंगे ऐसे छोटे क्वेश्चन के, ऐसा समझ के उसको लिखना पड़ेगा। लॉ ऑफ डीएमयू एक लॉ है और इसीलिए ये 8 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। नहीं पूछा तो पेपर में कहीं तो भी पूछेगा, वहां पे लिखना, उतना मार्क्स मिलेगा। तुम यह अज्यूम करके कि नहीं 8 मार्क के लिए तो आएगा ही नहीं, मैं नहीं पढ़ेगा स्क्वाड, ऐसा मत करो, ये बेवकूफी है। कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है। पिछली बार ओसी के पेपर में 8 मार्क के लिए रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस आ गए थे, किसी के बाप ने नहीं सोचा था कि आ सकता है। इतना छोटा सा क्वेश्चन सबसे बड़े मार्क्स के लिए आ गया था, रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस। तो समवेयर और दी अदर बोर्ड एग्जाम वही होता है ना, जहां अपन सोच के जाए वही सब हो तो वो तो प्रीलियम्स हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में कभी भी अनप्रेडिक्टेबल चीजें भी हो सकती हैं। यहां पर 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है लॉ ऑफ सप्लाई, और एक वापस से एक इजी क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विद इट्स फीचर्स। तो 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपना चॉइस क्या है वो मैटर करता है कि अपन चुनते हैं क्या। 3 में से अपने को 2 लिखना है, तो कौन सा 2 आप चुनोगे। अगर आपको कुछ चैप्टर स्टार्टिंग के आते हैं तो डेफिनेटली आप दोनों लॉ लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार नहीं लॉ लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा, तो आप एक लॉ लिखो और एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला आंसर लिखो, जिसमें टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा और हैंडराइटिंग अच्छी निकाल के आप बहुत सारा आंसर अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे। अगर आप स्टार्टिंग के 6 चैप्टर पढ़ के जाते हो तो इस पेपर को तो आप फाड़ ही दोगे, बहुत अच्छे से इसको लिख ही लोगे, क्योंकि पहले 6 चैप्टर्स के ही तीनों क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। तो ऐसा पेपर बहुत रेयर होता है, बहुत कम आता है। ज्यादातर पिछले 3-4 सालों में ये देखा गया है कि स्टार्टिंग के 2, एक आध पीछे का भी 8 मार्क के लिए आता है, लेकिन इस पेपर में ऐसा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ इट्स एक्सेप्शन, विथ इट्स। सबसे पहले तो ऑलवेज रिमेंबर कि लॉ लिखने का एक सिंपल सा तरीका है, और वही तरीका ज्यादातर फॉलो करो। क्या है वो तरीका। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, बराबर, फिर शेड्यूल एंड डायग्राम, इनका एक्सप्लेनेशन, बराबर, और जो पूछा होगा, एक्सेप्शन पूछा है तो एक्सेप्शंस, और अजम्पशन पूछा है तो अजम्पशंस। अब ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आया है ना, तो आपको एक्सेप्शन पूछा है, एक्सेप्शन तो लिखना ही है, अजम्पशन के पॉइंट्स लिखने का। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आया होता तो आप इंट्रो लिखते, स्टेटमेंट लिखते, शेड्यूल डायग्राम को एक्सप्लेन कर देते और दोनों में से किसी के भी पॉइंटर्स लिख देते तो भी चलता। समझ रहा है क्या। लेकिन ये 8 मार्क के लिए है, इसके लिए सब लिखने का। गॉट इट एवरीवन। एंड दिस इज द कॉमन फॉर्मेट फॉर ऑल द लॉ। लॉ ऑफ डिमांड हो, लॉ ऑफ सप्लाई हो, लॉ ऑफ डीएमयू हो, सबके लिए आपको यही फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले इंट्रो लिखो, फिर स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद शेड्यूल डायग्राम, उसको एक्सप्लेन करो, और फिर एक्सेप्शन या तो अजम्पशंस। गॉट इट, पक्का। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वही पुरानी कहानी है, प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर, प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर, प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर
नाम याद रखना है कि भाई ये लॉ जो था, लॉ ऑफ डीएमयू, ये प्रोफेसर गॉसन ने पहली बार प्रपोज किया था। उसको मार्केट में डिटेल में लाया कौन? इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश्ड इन, सिंपल है। ये 3 लाइन तो हर एक के जहन में एकदम गाड़ डालने का है अपने को। प्रपोज बाय प्रोफेसर गॉसन, डिस्कस्ड इन डिटेल बाय अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश्ड इन 1890। आहा, सिंपल। Proposed by Professor Gaussen, discussed in detail by Alfred Marshall in his book Principles of Economics, published in 1890। इंट्रो समझ रहे हैं? लॉ क्या है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, सब पे लागू होता है, सब पे लागू, अरे सब पे लागू, आहा, इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर, आम कंज्यूमर बिहेवियर पे ये आधारित है। दैट यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस, यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस, यूटिलिटी डिराइव्ड, यूटिलिटी डिराइव्ड, अरे यूटिलिटी डिराइव्ड, अरे यूटिलिटी डिराइव्ड। जो यूटिलिटी मिलती है वो आज नहीं तो कल क्या होती है? डिमिनिश होती है, कम होते रहती है विद द रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ वांट, विद द, जैसे जैसे आपकी इच्छा कम होने लगती है वैसे वैसे यूटिलिटी भी कम हो जाती है। ये लॉ का पूरा सिद्धांत ही है, ये लॉ का मोरल यही है, समरी यही है, दैट यूटिलिटी रिड्यूसेस विद द रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंट्रो समझ में आया? वापस एक बार आंख बंद करके ट्राई करो मेरे साथ में, सब लोग, हाँ, फटाफट से। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन, this law was proposed by, discussed in detail by, in his book Principles of Economics, published in, published in, published in, this law is universal in character, this law is, this law is, it explains that utility derived diminishes, utility derived, अरे utility derived with the reduction in intensity of want, with the, अरे with the, इंट्रो क्लियर है सभी को? हम बड़ा आंसर लिख रहे हैं, इंट्रो इतना अच्छे से लिखना ही है, इसमें कोई भी काट छाट नहीं करने का, परफेक्ट इतना लिखने का ही। आगे अब आते हैं अपन स्टेटमेंट ऑफ द लॉ पे। स्टेटमेंट ये ज्यादातर हर कोई एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर कि जैसा है वैसा लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे फेकोलॉजी ठोकोलॉजी कम करो, ऐसा लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बट फिर भी लोग करते हैं, हम मार्क्स भी देते हैं। तो आप लोग ट्राई करो कि आप सेम लिखो। ओके, व्हाट एग्जैक्टली द क्रक्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, तो अपन ने इसका शॉर्ट कोड भी बनाया था, ABPDIS, 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 ABPD, अरे ABPD। अपन ने क्या लिखा था इसके अंदर? अपन ने देखा था एडिशनल बेनिफिट, क्या लिखा था अपन ने? एडिशनल बेनिफिट। अपन ने क्या लिखा था इसमें? AB, AB बोले तो एडिशनल बेनिफिट विच पर्सन derives from a given increase in his stock of a thing, D for diminishes, D for, D for, D for, D for diminishes with every increase in stock of a thing that he already has। ये है अपना स्टेटमेंट। According to Alfred Marshall, other things remaining constant, ABPDIS, ABPDIS. According to Alfred Marshall, other things remaining constant, ABPDIS, additional benefit which a person derives with increase in stock of a thing diminishes with every increase in stock of a thing that he already has। Simple। उसके बाद फेंको ना, in other words। अदर वर्ड्स में तुम ठोकोलॉजी फेकोलॉजी कर सकते हो, इन अदर वर्ड्स में तेरे को समझाना है कि तेरे को समझा क्या है।
तो यहाँ पे तो बोलेगी कि मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट, बार बार खाया मैंने तो अभी मेरा पेट भर गया है, अभी मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन का लेवल पहुंच गया है, तो अभी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो गई। इन अदर वर्ड्स मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स, सक्सेसिव मतलब बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार, ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी गोज ऑन as the total consumption of commodity increases। क्योंकि अपन बार बार लगातार एक ही चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, तो अब अपना टोटल कंजम्पशन इंक्रीज हो गया है और मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जा रही है। इन शॉर्ट, the more of a thing you have, the less you want to have more of it, the less you want to have, the less you want to have, the less you want to have। याद रहेगा क्या एवरीबॉडी? Once again I repeat, क्वेश्चन का नाम है लॉ ऑफ डीएमयू विथ एक्सेप्शंस। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? एबीपीडी आई एस, एबीपीडी आई एस, एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स विथ इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग differ diminishes with every increase in the stock of a thing that he already has। समझे क्या एवरीबॉडी? क्लियर है? पहले इंट्रो लिखने का, फिर स्टेटमेंट। अब आते हैं इसके डायग्राम पे, सॉरी शेड्यूल पे। पहले शेड्यूल, उसके बाद डायग्राम। शेड्यूल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा दो कॉलम्स हैं। एक कॉलम है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स और दूसरा कॉलम है एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी। आपको पहले से बाय हार्ट क्या रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, कम होती है। तो आपको याद है अगर कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है तो इधर कोई भी नंबर लिखो, वो नंबर घटना चाहिए। तो ये बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने 8 लिखा तो 8 के बाद 6, 4, 2 ऐसा करके आपको उसको कम ही करना है। यहाँ पे इसने 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2 किया है। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, आपको रिड्यूस करना है, इतना याद रखना है। समझ में आया? व्हाई? बिकॉज वी आर शोइंग व्हाट द शेड्यूल एंड डायग्राम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। एंड व्हाट इज द फितरत ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी? इट डिमिनिशेस। उसका नेचर ही है ना, वो डिमिनिश होती है। जब जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी। तो यहाँ कंजम्पशन बढ़ रहा है ना, पहला कमोडिटी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है। तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा। समझे? तो मार्जिनल यूटिलिटी की खासियत है कि वो डिमिनिश होता है, एक पॉइंट पे 0 होता है और फिर नेगेटिव होता है। याद रहेगा? diminishes 0 negative, diminishes 0 negative, diminishes 0 and diminishes 0 and कोई भी नंबर लिखो, एक बार 0 होना चाहिए, एक बार नेगेटिव होना चाहिए, काम फिट। समझे क्या? और सिंपल ही है ये भी बाय हार्ट करने में। 1 2 3 4 5 6 7 ये अपनी यूनिट्स है और यहाँ पर 1 पे 10, फिर कम, फिर कम, फिर कम, कम होते होते 0 और फिर 0 के बाद नेगेटिव। इजी। What is the explanation of the table? The table shows that mu keeps on diminishing. टेबल क्या एक्सप्लेनेशन में क्या बता रहे हो तुम? वही बता रहे हो ना कि मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। ऊपर देख के यही दिखता है। With the increase in consumption, further it becomes 0 and then मतलब ये टेबल बनाते वक्त यही 3 चीजें ध्यान रखनी है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होना चाहिए, एक बार 0 होना चाहिए और फिर नेगेटिव। टेबल समझा क्या एवरीबॉडी? इजी है शेड्यूल, पक्का। ऐसे ही अगर आगे बढ़े तो आता है डायग्राम। डायग्राम में वही है जो हम लोग शेड्यूल में बनाए हैं, या जो हमने, क्या हो गया भाई तेरे को? अरे जिद्दी इधर एक बार में हो जाता। हाँ, ये जो डायग्राम है, ये जो शेड्यूल में आपने बनाया है उसी का प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप क्या करते हो? एक एक्स एक्सिस बनाते हो, एक वाई एक्सिस बनाते हो। अपने आंसर शीट पे ही अपने को बनाना है। यहाँ पे आपने यूनिट्स लिख लिया, कमोडिटी 1 2 3 4 5 6 7 तक। अपना टेबल में यही था ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7, है ना? यहाँ पे क्या था?
10, 8, 6, 4, तो वही दिखा रहा है ना ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये 10 से चालू हुआ, कम हुआ 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, ये 0 और फिर ये -2। समझ में आया? क्यों 0 हुआ? क्योंकि एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट हो गया, और जब 0 से नीचे आया तो ये हो गया डिसयूटिलिटी यानी नेगेटिव यूटिलिटी। समझे भाई? डायग्राम में कुछ तकलीफ है? एकदम इजी डायग्राम है, जो तुमने टेबल बनाया वैसे ही तुमको डायग्राम में प्लॉटिंग करना है बस। ओके, लिखना क्या है सर? बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है भाई, कुछ नहीं लिखना है। इन द अबव डायग्राम वी कैन सी दैट x axis has units of commodity x and y axis has marginal। ओन वर्ड्स में लिखो, कुछ ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं। We can see that on x axis we have units of commodity x and on y axis we have marginal utility। We see that mu curve slopes downwards from left to right। ये mu curve है ना भाई, ये mu curve लेफ्ट टू राइट स्लोप हो रहा है, बराबर, which shows that mu goes on। कोई नई बात बता रहा है क्या? नहीं, सेम बात है ना। mu goes on diminishing, mu goes on diminishing, मतलब टेबल के नीचे भी अपन ने वही लिखा, mu goes on diminishing। डायग्राम के नीचे भी अपन वही लिख रहे हैं, mu goes on। इजी, दोनों के नीचे सेम चीज लिखना है। गॉट इट? at 6th unit, at 6th unit it becomes 0, and further on further consumption it brings disutility that is negativity। हो गई। तो वंस अगेन वही तीन चीजें, पहला मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, दूसरा वो 0 हो जाती है, और तीसरा वो नेगेटिव हो जाती है। ये तीन चीजें आपको शेड्यूल और डायग्राम के नीचे मेंशन करनी है, टेबल के नीचे भी और डायग्राम। गॉट इट? पक्का? इजी लगा एवरीवन? वापस हाँ भाई, सबसे पहला इंट्रो में प्रोफेसर गॉसन डिस्कस्ड इन डिटेल बाय अल्फ्रेड मार्शल in his book Principles of Economics published in 1890। याद आ रहा है? This law is universal in character। It explains common consumer behavior that utility derived diminishes with reduction in the intensity of work। Statement of the law पे आते हैं। Statement of the law में लिखना है according to Alfred Marshall other things remaining constant ABPD IS additional benefit which a person derives with increase in stock of a thing differ diminishes with every increase in stock of a thing that he already has। Easy everybody? शेड्यूल डायग्राम भी क्लियर है। अब आते हैं अपने आखिरी पार्ट पे, दैट इज एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस 5 ही पॉइंट के हैं, इसीलिए यहाँ पर डायग्राम शेड्यूल नीटली बनाना जरूरी है, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखना जरूरी है, क्योंकि वैसे ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए नहीं आता है, लेकिन अगर आ गया तो डायग्राम को मार्क्स रहेगा, शेड्यूल को जो मार्क्स रहेगा उसका वेटेज में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है एज कंपेयर टू लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर डायग्राम को 2-2 मार्क का वेटेज है, यहाँ पे हो सकता है एक्सेप्शन में वो ज्यादा मार्क्स रखे, जो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में 3-3 मार्क्स का रहता है। तो यहाँ पे भी 5 ही पॉइंट का आंसर है। आंसर का नाम एच मैप, आंसर का नाम एच मैप। अपन पढ़ रहे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, अपन यहाँ पढ़ रहे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। आंसर का नाम एच मैप, आंसर का नाम H for hobbies, M for miser, M for money। H for hobbies, M for miser, M for money। H for hobbies, M for miser, M for money। H for hobbies, M for miser, M for money। A से एडिक्शन, P से पावर। एक्सेप्शंस का मतलब होता है ऑड, ऑड मैन आउट। लॉ बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, कम होती है मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसा लॉ बोलता है। लेकिन ये 5 पॉइंट ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें ये पता चलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती है। तो क्या है इनमें खास? सबसे पहले अगर अपन देखें हॉबीज, आदतें, कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी हॉबीज जिनके बार बार लगातार रिपीटेडली
करने से भी आपको मार्जिनल यूटिलिटी कम होती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि वो आपका पैशन है, वो आपकी आदत है और आपको वो अच्छा ही लगता है हर बार. So in certain hobbies like collection of various stamps and coins, rare painting, music, reading, etc., the law does not hold true, because every additional increase in the stock gives more pleasure, gives more pleasure, gives more. This increases marginal utility. However, this violates the assumption of homogeneity and continuity. Homogeneity and अरे homogeneity and समझा क्या? पक्का समझा? पहला पॉइंट एकदम इजी, एच फॉर हॉबीज. एम से माइजर, माइजर यानी कंजूस. कंजूस एकदम ऐसा व्यक्ति जो पैसे बचाना चाहता है. इन केस ऑफ अ माइजर एवरी एडिशनल रुपी गिव्स हिम मोर एंड मोर सैटिस्फैक्शन. जितना पैसा बचेगा उतना अच्छा, उतना अच्छा और अच्छा लगेगा उसको कि वाह पैसा बच गया. Marginal utility of money tends to increase with an increase in the stock of money. जैसे स्टॉक ऑफ मनी बढ़ता है वैसे सेटिस्फैक्शन बढ़ता है. लेकिन लॉ बोलता है डिमिनिशिंग होना चाहिए, कम होना चाहिए. वो हो रहा है क्या? नहीं. However, this situation ignores the assumption of rationality, क्योंकि माइजर एक नॉर्मल पर्सन नहीं है. माइजर एक नॉर्मल पर्सन, अरे समझा क्या? M for miser, M for money, M for miser, M for money. मनी के केस में भी ऐसा ही है. मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. मनी के जरिए हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं. अलग अलग चीजों का हम कंजम्पशन मनी के वजह से कर पाते, और इसीलिए it is said that ME of money never becomes zero. ME of money never becomes zero. ME of money never becomes zero. It increases when the stock of money increases. जब आपके पास पैसा ज्यादा होता है तो फिर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो भी उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना, हर चीज में काम आने वाला है. एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड टू सैटिस्फाई वेरियस वांट. यूज्ड टू सैटिस्फाई. याद रखो, क्योंकि मनी ये वेरियस वांट्स को सेटिस्फाई करने में काम आता है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इधर मैं एम फॉर मनी लिखता हूं भाई. क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वेरियस वांट्स को सेटिस्फाई करता है, और इसीलिए जैसे इनका स्टॉक इंक्रीज होता है ना, वैसे वैसे और ज्यादा यूटिलिटी मिलती है. यूटिलिटी कम होने की जगह बढ़ती है. समझे क्या? एवरीबॉडी इजी लग रहा है कॉन्सेप्ट? एम फॉर माइजर, एम फॉर मनी, एम फॉर माइजर, एम फॉर माइजर, एम फॉर माइजर, इजी. एच फॉर हॉबीज, एम फॉर माइजर, एम फॉर मनी, इजी पीजी. अब यहां पे एडिक्शन, एच मैप के अंदर ए से क्या है? एडिक्शन. एडिक्शन यानी क्या? ये तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में, या हम कह सकते हैं कि कई बार हमें किसी चीज का नशा हो गया है, फिर वो शराब का हो, तंबाकू बीड़ी गुटखा का हो, या पबजी गेम का, फ्री फायर का. कई बार एडिक्शन हो जाता है ना. मोबाइल एडिक्शन भी बहुत बेकार चीज है. समवेयर और द अदर जब एडिक्शन हो जाता है किसी चीज का, जैसे चाय का एडिक्शन, ये भी एक एडिक्शन है, तो अगर आपको वो चीज नहीं मिलती है तो आप कावरे बावरे हो जाते हैं. आपको चाहिए, है कि नहीं? एंड दैट इज व्हाई एडिक्शन इज आल्सो एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू. याद रखो, एडिक्शन के केस में कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती. आप बार बार लगातार वो कंज्यूम करते रहो, आपको अच्छा ही लगता है. It is observed in case of a drunkard that the level of intoxication increases with every additional unit of liquor consumed. So, MU received by drunkard may increase. Actually, it is not. It is only an illusion. This condition is similar to almost all addict. ये illusion है, ये दिमाग का भ्रम है.
कि बहुत अच्छा लग रहा है दारू पी के, मगर वो तो तुम्हारा लीवर खराब कर रहा है। लेकिन मजा 31 तो मनाएंगे, तुम्हारी माँ ने सब मना लिया। क्या मनाओ? अरे जहां देखो लाइनें लगा के खड़े हैं शराब लेने के लिए, लॉकडाउन में लाइनें लगा, गधे लाइनें लगा के खड़े, पैसा बर्बाद। सो एक्चुअली इट इज एन इल्यूजन। सभी एडिक्ट्स के केस में ये होता है। हाउएवर दिस वायोलेट्स द अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी। जो नॉर्मल नहीं है गधे, वही ऐसा बिहेव करते हैं। गॉट इट एवरीवन? समझा? H मैप का H फॉर हॉबीज, M फॉर माइजर, M फॉर मनी, A फॉर एडिक्शन, A फॉर आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं। P से आता है पावर, P से आता है पावर, P से आता है पावर भी एक हौशी चीज है यार। जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा और पावर की लालच। अपने को और पावरफुल होना है, और पावरफुल होना है। मिर्जापुर सबको गद्दी चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। द लस्ट फॉर पावर नेवर एंड्स। उसका मार्जिनल यूटिलिटी कभी डिमिनिश नहीं होता, इसीलिए वो एक्सेप्शन है। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स पावर, हिज लस्ट फॉर पावर इंक्रीजेस, ही डिजायर्स टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट। हाउएवर दिस अगेन वायोलेट्स द रैशनैलिटी असम्पशन। समझा क्या एवरीबॉडी? यहां पे अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार फटाफट से रीड करो, मार्किंग करो। इंट्रो, स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम और एक्सेप्शंस, इतना कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट। कम ऑन, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई। प्रॉपर 8 मार्क का क्वेश्चन है और उसके लिए आपको लिखना है 20 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन को अच्छे से विथ एक्सेप्शंस। लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस बहुत फेमस हैं। सप्लाई ऑफ लेबर नाम का एक्सेप्शन दिखने में काफी बड़ा है, समझने में काफी आसान है। चलिए पूरा लॉ समझते हैं डिटेल में और कैसे आपको लिखना है। तो फॉर्मेट बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखोगे? इंट्रो। यहां पर भी कुछ चीजें सेम ही है हर लॉ के अंदर। दिस लॉ इज एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। अब ये सप्लाई का लॉ है तो ये प्रोड्यूसर्स बिहेवियर है। किसका बिहेवियर है? और इसीलिए याद रखना है द लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, आहा, यहां पर इंट्रो के बाद आता है स्टेटमेंट और स्टेटमेंट में बहुत ही आसान सा कोड और इस कोड के साथ अपना काम हो जाता है एकदम इजी। HML कोड क्या है? HMLL। हायर मोर लोअर लेस, हायर मोर लोअर लेस, हायर मोर लोअर लेस, हायर मोर लोअर लेस। लॉ ऑफ सप्लाई समझाता है कि जब हायर प्राइस है तो मोर सप्लाई है, हायर प्राइस है तो मोर सप्लाई, हायर प्राइस है तो, अरे हायर प्राइस है तो, और लोअर प्राइस है तो लेस सप्लाई। लोअर प्राइस पे, अरे लोअर प्राइस पे, अरे लोअर प्राइस पे, हायर मोर लोअर लेस, हायर मोर लोअर लेस, हायर मोर। स्टेटमेंट में आपको यही लिखना है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाई, एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाई। बेसिकली ये प्रोड्यूसर बिहेवियर है, बेचने वाले का बिहेवियर है। तो बेचने वाला तब ज्यादा बेचेगा जब उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। अरे समझा क्या? स्टेटमेंट में कुछ डाउट? इंट्रो स्टेटमेंट सप्लाई का बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। बढ़ते हैं आगे। शेड्यूल बेसिक सा टेबल है। अपना फंडा भी बहुत इजी है। जो मंत्र लेकर के अपन चले हैं साल के स्टार्टिंग से, वही यहां पर अपने को फॉलो करना है। प्राइस ऊपर, सप्लाई ऊपर, प्राइस नीचे। अगर महंगा है, प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा है,
और प्राइस अगर कम मिल रहा है तो बेचने वाला कम बेचेगा, वो सोचेगा यार जिसमें मुनाफा ही नहीं है कम ही बेचूं, है कि नहीं। तो प्रोड्यूसर के एंगल से प्राइस ऊपर सप्लाई ऊपर, प्राइस नीचू सप्लाई नीचू, प्राइस नीचू। हाँ वही दिखाया गया है, जब भाव 10 रुपया है सप्लाई 100 किलो है, जब भाव 50 रुपया है 500 किलो सप्लाई है। तो यहां पे यही दर्शाया गया है कि प्राइस जब कम होता है सप्लाई भी कम है, लेकिन जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है। यानी वंस अगेन HMLL, हाइयर पे मोर है, हाइयर पे मोर है, हाइयर पे मोर है, और लोअर पे लेस है, लोअर पे लेस है। समझा क्या? सप्लाई का सिद्धांत तो समझ रहा है क्या? लॉ क्या बोलता है? हाइयर मोर लोअर लेस, व्हेन प्राइस इज हाइयर मोर इज सप्लाइड एंड व्हेन प्राइस इज लोअर लेस इज सप्लाइड। Explains the direct relationship between price and quantity supplied. When price rises from 10 रुपया 20 रुपया 30 40 and 50, the supply also rises from 100 200 300 400 and 500 respectively. Easy peasy. It means when price rises supply also rises. aha, एक ही लाइन। When price rises supply also, when price rises supply also, when price rises supply also, and when price falls supply also falls. Easy, इतना क्लियर है क्या? शेड्यूल समझ गया तो डायग्राम इसके ऊपर से ही तो बनाया गया है। शेड्यूल समझ गया अगर तो डायग्राम इसी पे से बनाया गया है। दोस्तों याद रखना है आपको, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स, डिमांड कर्व स्लोप्स, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स। तो यहां पर आप देखिए लिखने के टाइम आपको कैसे लिखना है कि यार एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, यहाँ पे है अपना प्राइस और यहाँ पे है अपनी क्वांटिटी सप्लाइड, है ना। तो प्राइस आपको दिख रहा है 10 रुपया 20 30 40 और 50। 10 रुपए पे सबसे कम सप्लाई है कितना? 100। 20 रुपए पे थोड़ा बढ़ गया 200, 30 पे थोड़ा और बढ़ गया 300, 40 पे थोड़ा और बढ़ गया और 50 पे एकदम बढ़ गया। तो ये जो लाइन अपने को मिलती है ये है अपना सप्लाई कर्व, और सप्लाई कर्व की खासियत है कि इट गोज अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम which has a positive slopes. It indicates a direct relationship between price and डायग्राम। समझाएंगे डायग्राम शेड्यूल के बेसिस पे ही है। शेड्यूल बनाने के लिए और डायग्राम बनाने के लिए ये मंत्र याद रखो कि जब प्राइस ऊपर है तो सप्लाई ऊपर है और प्राइस नीचे है तो सप्लाई। इजी शेड्यूल डायग्राम एक्सप्लेनेशन क्लियर है। लाख रुपए की बात एक ही है, हाइयर द प्राइस मोर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लेस द सप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट से आ जाते हैं एक्सेप्शंस ऑफ सप्लाई। सप्लाई का एक्सेप्शन, कुछ ऐसे पॉइंट जो लॉ के खिलाफ हैं। लॉ बोलता है कि जब प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई कम, ये लॉ बोलता है। लेकिन हर चीज लॉ के जैसा तो नहीं हो सकता है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, देयर आर सर्टेन ऑड मैन आउट, और वो ही ऑड मैन आउट, वही एक्सेप्शंस अपने को यहां पर देखने हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है सप्लाई ऑफ लेबर। क्या है? सप्लाई ऑफ लेबर। दूसरा है एग्रीकल्चरल गुड्स, फिर है अर्जेंट नीड फॉर कैश, इसके अलावा पेरिशेबल गुड्स और रेयर गुड्स। 5 ही पॉइंट है, लेकिन लेबर सप्लाई छोड़ के बाकी सब छोटे। लेबर सप्लाई कॉन्सेप्चुअल है, अगर दिमाग में फिट हो गया तो पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। स्टार्ट करें। सबसे पहले सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर सप्लाई मतलब टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर्स वर्क एट अ गिवन वेज रेट, मतलब कितने घंटे काम करते हैं एक सर्टेन अमाउंट पे, एक सर्टेन पगार पे। इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ सप्लाई कर्व। इन केस ऑफ लेबर, एज द वेज रेट राइजेस द सप्लाई ऑफ लेबर वुड इंक्रीज। मतलब अगर पगार बढ़ाया तो वर्क आवर भी बढ़ेगा, खुशी खुशी काम करेगा ना वो, और ज्यादा काम करो यार, पगार बढ़ाया मेरा। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब वापस पगार बढ़ेगी और ज्यादा लेबर तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा तो तुम थोड़े आलसी हो जाओगे, तुम बोलोगे नहीं भाई इतने पैसा में इतना ही मिलेगा। यही है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, इतना पैसा में। यही है सप्लाई ऑफ लेबर। ये टेबल के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे समझेगा, जरा ध्यान देना। टेबल में क्या समझाया उसने?
वेज रेट पर आवर, 1 घंटे का 100 रुपया, 1 घंटे का 200, 1 घंटे का 300। ये जो लेबर है, वर्कर है, जो मजदूर है, उसके चार्जेस है कि वो 1 घंटा काम करने का 100 रुपया लेता है, 5 घंटे काम करता है तो कितना कमाता है। पहला कॉन्सेप्ट समझा। अब क्या हुआ, अब उसकी पगार बढ़ा दिया, उसको बोला तेरे को 1 घंटे का 200 देंगे लेकिन ज्यादा घंटे काम कर। तो उसने बोला ठीक है 7 घंटे काम करता हूं, तो कितने कमाएगा, 7 2 जा 14, 1400 रुपए कमा रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है, ज्यादा पैसा घर पे आ रहा है। 2 घंटा ज्यादा काम करना पड़ रहा है लेकिन पैसा तो बहुत आ रहा है ना, कहां 500 कहां 1400, आहा अमीरी। समझ रहा है कि नहीं। लेकिन जब वापस से मालिक बोलता है और बढ़ाऊंगा 100 रुपया, तो एक काम कर 10 घंटे काम कर, तो वो बोलेगा नहीं इनो चल पे, ये तो एक्सप्लॉइटेशन है। और इसीलिए वो सोचता है कि मैं 6 घंटे काम करूं ना भाई, 6 घंटे 300 रुपए के हिसाब से मैं कितना कमा लेना हूं, 1800 रुपए, जो मेरे 500 से भी ज्यादा है, जो 1400 भी ज्यादा है ना, तो मैं तो ज्यादा ही कमा रहा हूं। कॉन्सेप्ट समझा क्या। तो यार जब एक पॉइंट के बाद वेज रेट बढ़ता है तो वर्कर सोचता है और ज्यादा काम क्यों करूं, मैं आराम करता हूं, लीजर फॉर वर्क, लीजर मतलब आराम, रिलैक्सेशन, थोड़ा फैमिली टाइम, थोड़ा पर्सनल टाइम, इससे उसका मन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, शांतता मिलती है और वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है। ये ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। और इसीलिए सप्लाई ऑफ लेबर इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। यूजुअली कोई भी चीज में प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, लेकिन लेबर में ऐसा होता नहीं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझा होगा। आपको ये शेड्यूल के नीचे ही डायग्राम भी दिया गया है। यूजुअली लॉ ऑफ सप्लाई का डायग्राम ऐसा होता है ना, सिंपल लाइन ऊपर जा रही है। लेकिन इस केस में अपन क्या देख रहे हैं, इस केस में अपन देख रहे हैं लाइन ऊपर जा रही थी, रुक गई, और वहां से लेबर ने बोला ना इन चल पे मैं तो कम काम करूंगा, आराम करूंगा, तो वो लाइन कम हो गई। और इसीलिए सप्लाई का ये जो यू टर्न है इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। क्या बोलते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। यूजुअली अपवर्ड जाता है, लेकिन यहां से जो बैकवर्ड बेंडिंग है इसे कहते हैं सप्लाई ऑफ लेबर, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। समझा ये पॉइंट एवरीबॉडी, इजी। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट निकल के आता है वो है ए फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स। एकदम आसान पॉइंट, एकदम सिंपल पॉइंट है, याद रखने का। एग्रीकल्चर ये मॉनसून पे डिपेंडेंट है, बारिश पे डिपेंडेंट है। किसान बेचारा गाना ही गाते रहता है, घन घन घिर घिर आए बदरा, घन घन घोर कार छाए बदरा। खांस खांस के मर जाओगे सालों। बेचारा इंतजार करता रहता है कब बारिश आए, कब बारिश आए, फसल अच्छी हो। लेकिन दोस्तों एग्रीकल्चरल गुड्स ये पूरी तरह से मॉनसून पे डिपेंडेंट होने की वजह से उसका सप्लाई अचानक से कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। द सप्लाई कैनॉट बी इंक्रीज्ड इवन एट हायर प्राइस। मार्केट में बहुत पैसा मिल रहा है लेकिन है ही नहीं, खेती अच्छी नहीं हुई है, तो तुम सप्लाई बढ़ा पाओगे क्या, नहीं। क्योंकि सप्लाई किस पे डिपेंडेंट है, बारिश पे, मॉनसून पे। मॉनसून अच्छा होगा, फसल अच्छी होगी, बहुत प्रोडक्शन होगा, सप्लाई बढ़ेगा। वो प्राइस से डिपेंडेंट ही नहीं है। एंड दैट इज व्हाई द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड्स, डज नॉट अप्लाई टू, ये याद रहेगा क्या, डज नॉट अप्लाई टू, डज नॉट अप्लाई टू, as they are produced in specific season and their production depends on weather condition. अगर अनफेवरेबल चेंजेस है, क्लाइमेट खराब है, if agricultural production is low, their supply cannot be increased even at higher price. भाव ज्यादा भी है तो भी सप्लाई नहीं बढ़ेगा क्योंकि बारिश ही नहीं हुई है, सप्लाई कहां से होएगा। ए भाई कुणाल समझा क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरीबॉडी। सप्लाई ऑफ लेबर, एग्रीकल्चरल गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स भी एक्सेप्शन टू द सप्लाई है। क्यों, क्योंकि इसका प्राइस से लेना देना नहीं है, इसका मॉनसून से लेना देना है। अर्जेंट नीड फॉर कैश, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है,
ऐसे में दुकानदार ये नहीं सोचता है कि कितना पैसा मिल रहा है, वो सोचता है पैसा मिल रहा है ना भाई, कैश मिल रहा है ना भाई, मैं बेच दूं और निकलूं यहां से, क्योंकि उसको बैडली कैश की जरूरत है। वो टाइम पे वो प्राइस नहीं देखता, वो सिर्फ देखता है कितना पैसा आ जाएगा। If the seller is in urgent need for hard cash, he may sell the product at which may even be below the market price. आप देखो लेट इवनिंग में आप जाओ सब्जी मार्केट में, लास्ट के टाइम पे जो सब्जी वाला है वो कम भाव में भी दे देगा सब्जी आपको, क्योंकि बेटर है ना खराब हो जाए उससे अच्छा तो आपको मिल जाए, है कि नहीं। वो कौन सा गुड्स है? पेरिशेबल गुड्स है। कौन सा गुड्स है? पेरिशेबल गुड्स। कोई दुकान है बंद होने वाली है तो वो लगा था एंड ऑफ सीजन सेल, तो वो कौन सा गुड्स है? अर्जेंट नीड फॉर कैश वाला है, क्योंकि उसको जरूरत है पैसे की, उसका दुकान बंद करके जाने का उसको। समझ में आ रहा है? तो ये सारे एक्सेप्शन टू द सप्लाई है, क्योंकि इसमें प्राइस का कोई लेना देना ही नहीं है। प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा होता है हर बार, लेकिन इनके केस में नहीं होता है। Perishable goods. In case of perishable goods, the supplier would offer to sell more quantity at lower price to avoid losses. ताकि वो सब्जी वाले को नुकसान ना हो, वो ज्यादा बेच देता है। वो सोचता है कि यार खराब हो जाए उससे अच्छा तो तू लेके जा, कम ही पैसा दे दे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स एंड एग्स एक्सेट्रा। गॉट इट? लास्ट वन, रेयर गुड्स, रेयर आर्टिकल्स, एंटिक्स। वो तो एक ही है ना, मोनालिसा की पेंटिंग, कोहिनूर का हीरा, एक ही है, उसका सप्लाई बढ़ा थोड़ी सकते। अंडरस्टूड? तो जब भी रेयर आर्टिकल्स, रेयर गुड्स की बात आती है तो याद रखना है आपको कि उसका प्राइस कितना भी ज्यादा हो जाए उसका सप्लाई बढ़ाया नहीं जा सकता है। वो फिक्स्ड है, इनइलास्टिक है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। एंड दैट इज व्हाई द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड, इवन इफ द प्राइसेस rise, supply remains unchanged. Supply remains. For example, rare paintings, old coins, antique goods, etc. समझा क्या? इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, शेड्यूल डायग्राम और एक्सेप्शंस। एक बार पढ़ो फटाफट से, फिर थर्ड क्वेश्चन करते। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन with its features। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और अगर मैं एक स्टूडेंट होता, मेरे सामने ये 3 क्वेश्चन आते, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ सप्लाई और मोनोपोलिस्टिक के फीचर, तो मैं ये लिखता ही, भले मुझे वो बहुत अच्छे से दोनों लॉ आते होंगे तो भी। मतलब ये ऐसा है जिसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा लिखने में, प्रेजेंट भी अच्छे से कर पाएंगे और पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा है। अब ये कौन से चैप्टर का है? तो चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट का है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि ऐसा क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आ जाए। चलिए देखता हूं। सबसे पहले मीनिंग, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है क्या? इट इज वेरी रियलिस्टिक इन नेचर। इट इज वेरी बहुत ही रियलिस्टिक है। देखो मोनोपोली में कैसा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, परफेक्ट कंपटीशन वास्तविकता से दूर है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक ऐसा नहीं है, ये आज का कंपटीशन है, अभी का कंपटीशन है, रियलिस्टिक इन नेचर है। हम देखते हैं कि बॉस मार्केट में बहुत सारी दुकानें और सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स सब बेच रहे हैं, अलग अलग दाम पे बेच रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज रियलिस्टिक इन नेचर, कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन दिस मार्केट देयर आर सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड some features of perfect competition, some features of monopoly, some features of perfect competition, some features of perfect competition, some features of। देखो इंट्रो बाहर कर रहे हैं अपन, मीनिंग बाहर कर रहे हैं अपन। सबसे पहला मीनिंग में क्या लिखोगे? रियलिस्टिक इन नेचर। फिर क्या लिखोगे? सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, सम फीचर्स ऑफ, आंख बंद करके ट्राई करना है, कर सकते हैं भाई। रियलिस्टिक इन नेचर, सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली। आहा, चेम्बरलिन भाई साहब बोलते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है ये अमॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है which are producing close but not perfect substitute, close but not perfect substitute, close
but not perfect, close but not perfect, close but not perfect। मतलब मोबाइल फोन सब बना रहे हैं, क्लोज सिमिलर ही है ना, सब मोबाइल ही बना रहे, बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सब आईफोन थोड़ी बना रहे, कोई रेडमी बना रहा है, कोई ओप्पो बना रहा है, कोई पोको बना रहा है। हर एक का अपना ब्रांड है, हर एक का अपने फीचर्स है, पिक्यूलैरिटीज है, हर एक का अपना स्टाइल है, लोगो है, डिजाइन है। एंड दैट इज व्हाई क्लोज बट नॉट परफेक्ट, क्लोज बट नॉट परफेक्ट, क्लोज बट नॉट। तो तीन चीजें मीनिंग में लिखेंगे बॉस। रियलिस्टिक इन नेचर है, सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली। और चेम्बरलिन ने क्या बोला है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज अ कॉम्पिटिशन अमंग लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्लोज बट, अरे क्लोज बट, पांडे जी क्लोज बट। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। फीचर्स, कुल मिलाकर के 7 फीचर्स हैं। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फेयरली सेलर्स बायर्स, ओके 2। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। एक बाम दो काम फिट। प्रोडक्ट कैसा है, डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट कैसा है, क्लोज बट नॉट परफेक्ट, क्लोज बट, क्लोज बट, क्लोज बट, क्लोज बट, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, फ्री एंट्री। मोनोपोली में किसी को एंट्री नहीं है ना, मोनोपोली में एक ही आदमी है, वही बेच रहा है सब कुछ, वो किसी को एंटर करने देता नहीं है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में ऐसा नहीं होता है, आपको अगर जमे तो आप धंधा करो, नहीं जमे तो एग्जिट ले लो। फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट। सेलिंग कॉस्ट बहुत मायने रखता है, सेलिंग कॉस्ट ही सबसे पेक्यूलियर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बेचने का भाव, आपको कितने में परवड़ता है उतने में आप बेचोगे। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ऑल अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन दिस सेलिंग कॉस्ट। यही ज्यादातर एमआरपी आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है दूसरे के प्रोडक्ट से। सेलिंग कॉस्ट ही है जो मोबाइल फोन्स में कितना ज्यादा मैटर करता है। सब फोन एक जैसे ही है, कुछ फीचर्स इधर उधर, लेकिन प्राइजेस बहुत मैटर करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ रहा है क्या? सेलिंग कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। कपड़े की 10 दुकानें आजू बाजू में ही है स्टेशन के पास, लेकिन जो थोड़ा भाव में 19-20 करके बेचता है, सेलिंग कॉस्ट का ध्यान रखता है, उसकी दुकान चलती है ज्यादा। देन क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, तो यहां पे याद क्या रखना है अपने को, क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्लोज बट नॉट परफेक्ट। और आखिर में कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। पहले जो कॉन्सेप्ट था वो इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट था कि सीमेंट बनाने वाले सब एक इंडस्ट्री, मेडिसिन बनाने वाले एक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री। लेकिन बाद में चेम्बरलिन ने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इंट्रोड्यूस किया। तो ये 7 पॉइंट है, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। मोनोपोली में एक ही होता था ना, इसमें एक से तो ज्यादा है, और परफेक्ट में बहुत ज्यादा होते थे, उतने इसमें नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। पहला पॉइंट क्लियर है, बहुत सिंपल। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द नंबर ऑफ सेलर इज लार्ज बट कंपैरेटिवली लेस देन दैट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सेलर के बारे में जो लिखा वही बायर के बारे में लिखेंगे। बायर बहुत सारे हैं लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से थोड़े कम है। In this market, there are fairly large number of buyers. Consequently, no single buyer can influence the price of the product by changing his individual demand. By changing his individual demand. By changing his मतलब कोई एक बायर उतनी पटेली नहीं कर सकता कि पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर ले, पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर ले उतनी पटेली वो नहीं कर सकता है, क्योंकि दूसरे और बायर आएंगे, दुकानदार से दुकान का सामान खरीदेंगे और जाएंगे, तो एक के डिमांड से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यहां पर ब्रांड वैल्यू कहें
ब्रांड का लोगो, उसकी डिजाइन, उसका कलर, उसका पैकेजिंग, यही प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाता है। ध्यान देना बॉस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में टेक इन द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम्स, ट्रेडमार्क्स, पेक्यूलैरिटी ऑफ पैकेज, कंटेनर, शेप, क्वालिटी, कवर, डिजाइन, कलर एक्सेट्रा। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है बॉस। अलग कैसे बनेगा प्रोडक्ट? आईफोन का खोखा डब्बा अलग है ना, ओप्पो का अलग है, रेडमी का अलग है। उसी से तो उनकी पहचान है, उनके लोगो से, उनके डिजाइन से, उनके स्टाइल से, उनके फीचर्स से। बाकी है तो दोनों फोन ही। कॉन्सेप्ट समझ रहे क्या? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट दिस मींस दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्म में फाइंड क्लोज सब्स्टिट्यूट। बहुत सारे फोन होंगे मार्केट में एंड इट हैज क्रॉस इलास्टिसिटी इज वेरी हाई। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे होना, तो इसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होंगे लेकिन सेम टू सेम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मोबाइल हैंडसेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। कोल्ड ड्रिंक बहुत मिल जाएंगे मार्केट में ना आपको, सब कोल्ड ड्रिंक की तो है, लेकिन थम्स अप अलग दिखता है, स्प्राइट अलग दिखता है, 7 अप अलग दिखता है, वो ऑरेंज कलर का क्या था फैंटा, वो अलग दिखता है, मिरिंडा, लिम्का। आज समझ गए भाई, तो ये गोल्ड स्पॉट तक पहुंच गया था। ठीक है भाई, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसमें आपको लिखना क्या है याद रखो, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग स्टाइल, डिजाइनिंग। ये पॉइंट अगर दिखा टिक मार्क आएगा, मार्क्स मिलेगा। समझे एवरीबॉडी? चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है। फ्री एंट्री है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है आप बिजनेस करते रहो, अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा है प्रॉफिट तो आप एग्जिट ले लो। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, दैट इज new firms are free to enter the market if there is profit. Similarly, they can leave the market if they find it difficult to survive. अगर उन्हें लगता है यार ये मार्केट में तो बहुत डिफिकल्ट है सर्वाइव करना, तो वो एग्जिट कर ले, बंद हो जाए उनका बिजनेस। वही है, गॉट इट? सेलिंग कॉस्ट, बेचने का भाव, ये बहुत मैटर करता है भाई कि आप बेचते कितने में हो, बेचते कितने में हो। एमआरपी, एमआरपी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एमआरपी के ऊपर ही तो पूरा गेम है। सेलिंग कॉस्ट आर पेक्यूलियर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओनली। और किसी टाइप के मार्केट में और किसी फॉर्म ऑफ मार्केट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं है। इट रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू क्रिएट मोर डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड thus increase the volume of sales. It includes expenditure on advertisement, radio, television, broadcast, hoarding. सेलिंग कॉस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। सेलिंग कॉस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं और ये सारी चीजों को ध्यान में रख के ही प्राइस जो है, सेलिंग कॉस्ट जो है वो तय होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? प्री एंट्री, क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट। मीनिंग में अपन ने पढ़ा, मीनिंग में अपन ने क्या पढ़ा? क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्लोज बट नॉट, अरे क्लोज बट नॉट, वही खासियत है इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। गुड्स हैव सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप्स, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। सेम टू सेम नहीं है लेकिन है तो टूथपेस्ट ही ना। कोई क्लोजअप के नाम से बिक रहा है, कोई पतंजलि के नाम से बिक रहा है, दंतकांति। सब दांत ही तो घसने के लिए है, और कुछ तो नहीं घसते अपन उससे। साहिल सोच रहा है। सो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बट दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। लास्ट वन, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप में याद रखना है कि यार अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री वॉज देयर, but now after Chamberlain has arrived, concept of group has started. दोस्तों, a group means a number of firms. ये मार्क कर लेना भाई। A group means a number of firms producing differentiated products which are closely related. ऐसे प्रोडक्ट्स का समूह, ऐसे प्रोडक्ट्स का समूह जो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसे ग्रुप कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। पहले इन्हीं को इंडस्ट्री का नाम दिया जाता था, लेकिन अब इसी को ग्रुप बोलते हैं। गॉट इट एवरीवन? टोटल कितने पॉइंट है इसमें? 7। अब 7 पॉइंट खाली लिखने का 8 मार्क्स थोड़ी मिलेगा, तो इसलिए स्टार्टिंग में मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से लिखो। तो मीनिंग लिखा, उसके बाद फॉलोइंग आर द पॉइंट्स करके उसका एक माइंड मैप बनाओ, माइंड मैप के अंदर सारे पॉइंट्स लिखो और फिर एक्सप्लेनेशन करो एक एक करके, तो आपको मस्त पैकी मार्क्स मिलेंगे। आज अपन ने जो सैंपल पेपर किया उसमें 3 क्वेश्चन किए। पहले एक्सप्लेन लॉ ऑफ डीएमयू विद एक्सेप्शन, दूसरा एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विद एक्सेप्शन और तीसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड इट्स फीचर। टोटल अपने 2 पेपर्स के क्वेश्चन नंबर 6 भी अपन ने कवर कर लिए हैं और 6 क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया। तो वो 6 क्वेश्चन रिवाइज करो घर पे जाके रोज। ऐसे ही अपन 3-3 क्वेश्चन करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के भी 5 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। और जैसा आज आप लोगों ने डिस्टिंग्विश लिखा है, वैसा आपको सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 भी अटेम्प्ट करना है दोस्तों। तो उसके लिए यू हैव टू स्टडी हार्ड। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि क्लास में बिठाया और पढ़ा दिया या वीडियो से हम पढ़ लिए, तो वैसा पढ़ाई नहीं होने वाला है। यू हैव टू डू दैट सेल्फ स्टडी बाय राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 6 इज 20 मिनट में हो रहा है कि नहीं। और आज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज लॉ ऑफ सप्लाई आपको 20 मिनट में हो रहा है कि नहीं वो देखना है। लॉ ऑफ डीएमयू 20 मिनट में हो रहा है कि नहीं वो देखना है, क्योंकि लॉ में ही ज्यादा टाइम चला जाता है डायग्राम बनाने में, शेड्यूल बनाने में। सो माय इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर यू ऑल इज, ये पढ़ने के बाद, रिवाइज करने के बाद आप रात को ही आज लिख के प्रैक्टिस करो 20 मिनट का टाइमर लगा के, कि मैं लॉ ऑफ सप्लाई 20 मिनट में लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं तो मेरे को कहां फास्ट लिखना पड़ेगा। 20 मिनट का आदत डालना ही पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? डन 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 डन। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।